नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। शुरुआत करेंगे आज के यानी कि गुरुवार के मॉर्निंग कॉल की सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों के लिए मिले जुले संकेत, एफआईआई की कैश में बिकवाली जारी, लेकिन वायदा में खरीदारी। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट, एशियाई बाजार मिक्स्ड। कल डाउ करीब 200 पॉइंट लुढ़का तो एनवीडिया में तेजी से नास्डैक करीब 50 पॉइंट चढ़कर हुआ बंद। वहीं कच्चा तेल $73 के नीचे फिसलकर 2 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा। आरबीआई ने एनबीएफसीज को दी बड़ी राहत। 1 अप्रैल से बैंकों की ओर से एनबीएफसीज को दिए जाने वाले लोन पर रिस्क वेटेज 125% से घटाकर वापस 100% किया। साथ ही कंज्यूमर क्रेडिट पर भी घटा रिस्क वेटेज। नवंबर में आरबीआई ने बढ़ाया था रिस्क वेटेज। अल्ट्राटेक पर आज रहेगा खास फोकस। पेंट के बाद केबल और वायर कारोबार में एंट्री करेगी कंपनी। अगले 2 साल में 1800 करोड़ के निवेश को बोर्ड से मिली मंजूरी। वहीं केशोराम इंडस्ट्रीज के साथ मर्जर स्कीम 1 मार्च से लागू। केशोराम के 52 शेयरों पर मिलेंगे अल्ट्राटेक का 1 शेयर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूएस में इंपोर्ट होने वाले कॉपर के जांच के दिए आदेश। 25% ग्लोबल टैरिफ की तैयारी। हिंडाल्को, वेदांता, हिंदुस्तान कॉपर जैसी कंपनियों पर रहेगी नजर। और टाटा पावर में आज दिखेगा एक्शन। असम सरकार के साथ 30,000 करोड़ रुपए निवेश के लिए करार किया। 500 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हुआ एग्रीमेंट। उधर रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कंपनी का आउटलुक स्टेबल से बढ़ाकर पॉजिटिव किया। गुरुवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का पेनल्टीमेट यानी कि सेकंड लास्ट कारोबारी सत्र। एक दिन की छुट्टी के बाद आप सबका स्वागत है। वो कहते हैं ना, जिस समस्या का ना कोई उपाय उसका हल ओम नमः शिवाय। एक बार फिर से आप सबको शिवरात्रि की खूब खूब बधाइयां। पिछला कारोबारी सत्र यानी कि इस केस में मंगलवार का ट्रेडिंग सेशन आपकी स्क्रीन पर रखता हूं। मंगलवार को थी बीएसई के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन, और एक्सपायरी के लिहाज से तो कहना चाहिए बहुत लैकलस्टर सा सेशन था। 100 पॉइंट के दायरे में पूरे दिन भर भारतीय बाजार घूमते हुए, निफ्टी घूमते हुए नजर आया। शुरुआती 40 पॉइंट के दबाव से कोशिश करी संभलने की, तो 40 पॉइंट नीचे थे एक समय, संभलने की कोशिश करी। एक समय 70 पॉइंट ऊपर गए, पर वो 22,600 22,700 के दिक्कत वाले जोन है। तो आखिरी घंटे में कहना चाहिए एकदम लास्ट में जाते जाते एक ऊपरी स्तरों से सेल ऑफ और फाइनली एकदम फ्लैट क्लोज होते हुए भारतीय बाजार सीमित दायरे में कामकाज था। कोई डायरेक्शनल इंटेंट नहीं था, बट हां, सेलर हायर लेवल्स पर ट्रेंड डिक्टेट कर रहे हैं हमारे बाजारों का। वो क्लियरली एविडेंट है स्क्रीन पे। कल ही का, परसों का ही नहीं, इससे पहले के सेशंस भी ये बात हाईलाइट करते हैं। खैर, परसों थी सेंसेक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी, आज है एनएसई के सारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन। तो एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन सामने खड़ा है, और साथ ही आज हमें एक नहीं 2-2 दिन के ग्लोबल क्यूज डाइजेस्ट करने हैं। हुआ क्या इन 2 दिनों में अभी बताता हूं, उसके बाद मूड का जायजा लेने के लिए हरमाज आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे। और वीरू जुड़ गए वापस एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद नोएडा स्टूडियो से, जो बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज हमको स्ट्रेटेजाइज करना है। अब दिखा दीजिए, मूड तो दिखाइए। सुबह सुबह एशिया किस तरह का कामकाज कर रहा है, पर एशिया कल भी कामकाज कर रहा था, आज भी कामकाज कर रहा है, तो आज से सिर्फ डायरेक्टली क्यूज लेना गलत हो जाएगा। एक काम करता हूं, पहले दिखाइए। हम जब ट्यूसडे को सेशन की समाप्ति कर रहे थे, उस समय यूएस के फ्यूचर्स थे 1/4 से आधे % दबाव में। मंगलवार को एक्चुअल सेशन में डाउ 160 अंक ऊपर था, बाकी दोनों बेंचमार्क्स पेन में थे, अच्छे खासे दबाव में थे। इनफैक्ट ये 4th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जब एसएनपी लॉसेस कर रहा था, और डाउ भी
180 पॉइंट नीचे था, एक समय 300 पॉइंट ऊपर गया, फाइनली फिर ठंडा होके 150 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। तो मिला जुला सेशन था, थोड़ा सा पेन था एटलीस्ट नैस्डैक में। उसके बाद कल का ट्रेडिंग सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा। मिला जुला कल, उस दिन परसों डाव चला था, बाकी दोनों गिरे थे, तो कल डाव गिरा, बाकी दोनों चल गए। स्क्रीन पे है, फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द कामकाज हुआ। तो आज सुबह के फ्यूचर्स भी आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। अब इतना कंफ्यूजन को डाइजेस्ट करना बहुत इजी तरीका है, तब और अब दिखा देता हूं। पहली प्लेट वो दिखा देगा हमने यूएस के फ्यूचर्स ट्यूसडे को कहां छोड़े थे, क्या डाइजेस्ट करना है, थोड़ा थोड़ा दबाव तीनों बेंचमार्क्स के लिहाज से। और इसीलिए गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग के मंथली एक्सपायरी के दिन इंडिकेशंस देता हुआ क्या। अब इन 2 दिनों में क्या इंपॉर्टेंट है, नेट नेट संकेत हमारे लिए आज कैसे हैं, हॉर्मास बताएंगे। हॉर्मास, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। और काफ़ी सारा कुछ हुआ पिछले 2 दिनों में, और जैसे आप कह रहे थे कि काफ़ी एक्शन भी देखने मिला, लेकिन एक कॉमन चीज़ ये थी कि दोनों ही दिन, फिर परसों हो या कल हो, दोनों ही दिन बेंचमार्क्स जो है वो अपने दिन के ऊपरी स्तरों से नीचे गिरकर बंद हुए हैं। वैसे आपको स्क्रीन पर तो दिखेगा कि S&P 500 और नैस्डैक हरे निशान में बंद हुए कल, मगर वो भी डेज हाई से गिरकर ही बंद हुए। बड़ा जो ट्रिगर था इस हफ्ते का वो एनवीडिया के नतीजे थे, गुड बट नॉट ग्रेट। आप जिस तरह के नतीजे दे रहे हैं उस तरह से कि इस तरह के अगर आप नतीजे देखेंगे तो आप वो अंडरवेलमिंग ही होंगे। ऑन स्क्रीन आप देखेंगे कि ठीक है, आपकी आय, आपका ईपीएस दोनों अनुमान से बेहतर था, गाइडेंस भी आपकी ठीक ठाक है। गाइडेंस के मुताबिक आप जो है पहले क्वार्टर में 65% ग्रो करेंगे आपकी आय जो है, मगर पिछले साल से अगर आप कंपेयर करें तो पिछले साल इसी क्वार्टर में एनवीडिया की आय 260% बढ़ी थी। तो जैसे जैसे आपका बेस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी कमेंट्री जो है वो अंडरवेलमिंग लगने लगेगी बाजार को। लेकिन 65% भी कोई ख़राब चीज़ नहीं है। आपको बता दूं एनवीडिया अब कितनी बड़ी कंपनी बन गई है। उनका सिर्फ एक डेटा सेंटर का जो बिजनेस है उसकी जो आय है वो इंटेल और AMD की कंबाइंड आय से ज़्यादा है। तो अब इस इतनी बड़ी कंपनी को अगर आप 65% रेवेन्यू ग्रोथ कर रहे हैं तो वो तो एक अच्छी बात है, मगर बाजार को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। एक्सटेंडेड ट्रेड में शेयर 1.5% नीचे गिरकर बंद हुए हैं। उन्होंने, मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि ब्लैकवेल जो उनके नए चिप उन्होंने लॉन्च किए हैं उसकी मांग बनी रहेगी और पहले क्वार्टर में उनकी सेल्स बढ़ेंगी ब्लैकवेल के चिप्स की। और जो ये अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह जो कस्टम चिप्स बना रहे हैं उससे उनको कोई खतरा नहीं है। जेनसेन ह्युआंग ने साफ शब्दों में कहा कि चिप्स बना रहे हैं वो तो ठीक है, वो लगने भी चाहिए, वो ये उनके शब्द थे। तो ये एनवीडिया के नतीजे थे, अंडरवेलमिंग आप कह सकते हैं मगर अनुमान से बेहतर थे। अब ये जो हुआ है उस वजह से मेगा कैप टेक शेयर जो है इस साल जो है अंडर परफॉर्म ही किए हैं फिलहाल जितने भी हैं। फंड मैनेजर्स ने उनकी जो पोजीशनिंग है, उनका एलोकेशन जो है वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से सबसे कम है। और इस वजह से जो एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स है, लगभग 49% एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स और ETF वो S&P 500 को आउट परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि उनका मेगा कैप शेयरों में एलोकेशन कम है। तो ये एक और डेटा निकल कर आया। अब ट्रंप की तरफ चलते हैं। ये कंफ्यूजन बढ़ाने वाला काम कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब उन्होंने ये कहा है कि जो 4 मार्च को कनाडा और मेक्सिको पे टैरिफ लगने थे वो अब 2 अप्रैल को लगेंगे सबके साथ। लेकिन अब इस बात पे कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये उन्होंने सचमुच कहा, मीनिंगफुली कहा, या वो रेसिप्रोकल टैरिफ से कंफ्यूज कर गए अपने आप को कि 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगने हैं। तो अब ये सच में लगने वाले हैं 4 मार्च को या अब 2 अप्रैल को ही लगेंगे, ये तो अब फिर से कोई फॉलोअप बयान आएगा तब कोई क्लैरिटी आएगी। और यूरोपियन यूनियन के बारे में भी उन्होंने कहा कि 25% टैरिफ लगेंगे, कब लगेंगे, कैसे लगेंगे, किस पर लगेंगे, अब तक उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। और यूरोपियन कमीशन ने तो साफ साफ कह दिया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कोई कदम उठाया, हमने तो लिस्ट बना रखी है अमेरिकी प्रोडक्ट्स की, हम लगा देंगे टैरिफ उनके ऊपर। एक इंटरेस्टिंग चीज परसों डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस करी है, गोल्ड कार्ड सिटीजनशिप ऑफर करने वाले हैं उन लोगों को जो $5 मिलियन दे सकते हैं। और जो ये उनका E1B वीज़ा या उनका कोई जो इस तरह का प्रोग्राम है जो नौकरियां देते हैं, बचाते हैं, उसको शायद ये रिप्लेस कर जाए। और ये $5 मिलियन उन लोगों को ये रेजिडेंसी और सिटीजनशिप, ग्रीन कार्ड के बेनिफिट्स मिलेंगे। पहले था कि इन्वेस्टमेंट करोगे तो ग्रीन कार्ड मिलेगा, अब ये कार्ड खरीद लो $5 मिलियन दे दो सीधे सीधे ऐसा। और 3 करोड़ रुपीस हो आप तो US सिटीजन बन सकते हो, ग्रीन कार्ड के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। मगर एक चीज ये रोड़ा इस पे ये है कि इस पे कांग्रेस की अप्रूवल लेनी जरूरी है। और ये कह रहे हैं लॉ मेकर्स की कोई जरूरत नहीं है, ये उनका मानना है। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि लेनी जरूरी होगी क्योंकि उन्हें चेंजेस करने पड़ेंगे रूल्स में। तो ये अगले 2 हफ्तों में ये लॉन्च करने का इरादा रखते हैं। अब
न्यूयॉर्क फेड की तरफ से एक रिसर्च आई है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो चीन पर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। ये न्यूयॉर्क फेड के रिसर्च कह रही है, क्योंकि और ये इम्पैक्ट ज़्यादा होगा अगर ये जो $800 से कम के पार्सल है जिन पर टैरिफ लगाने का इरादा है, फिलहाल उन पर टैरिफ नहीं है, अगर उन पर भी टैरिफ लग गए तो इम्पैक्ट उसका ज़्यादा होगा, क्योंकि इनकी वैल्यू जो है वो बड़ी है, वैल्यू बड़ी है, वॉल्यूम्स बड़े हैं, दोनों बड़े हैं। यूएस के डेटा के मुताबिक चीन से उनके जो इंपोर्ट्स है वो 2024 में 2018 के 2024 में 13% थे, 2018 में 21% थे, मगर चीन का डेटा ये कह रहा है कि इंपोर्ट्स जो है यूएस से सिर्फ 2.5% कम हुए हैं इस पूरे दौरान। तो अब ऑफिशियल डेटा ये है, और असल बात ये है कौन सा डेटा सच है ये तो अब आपको खुद एनालाइज करना होगा, लेकिन न्यूयॉर्क फेड ने ये कहा है कि इंपोर्ट के जो नंबर है वो ऑफिशियल डेटा के मुताबिक ऑफिशियल डेटा से काफ़ी कम है। फेड की एक चिंता और बढ़ती जा रही है, अब महंगाई तो है ही, लेकिन अब जो है अगर ग्रोथ धीमी हो गई तो वो एक और चिंता का विषय बन सकता है फेड के लिए, ये मॉर्गन स्टैनली का भी कहना है। और 10 ईयर की जो यील्ड है जो एक वक्त पे 5% तक जाने वाली थी वो अब गिरकर 4.2% आ गई है। मॉर्गन स्टैनली ये कह रहा है कि 4% के नीचे भी जा सकती है अगर जो है फेड का जो व्यू है वो महंगाई से बढ़कर हटकर ग्रोथ पर चला जाए। ये अब फ्राइडे के पीसीई डेटा पर निर्भर करेगा। अच्छा ना, यील्ड कम होगी तो थोड़ा रिस्क फ्री पैसा वापस जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन अब जो है फिलहाल जो है सेफ्टी की तरफ बाजार जिस तरह से है सेफ्टी की तरफ ज़्यादा रुख है, क्योंकि हमने वो बॉन्ड ऑक्शन की भी बात करी थी जहाँ पर रिकॉर्ड डिमांड आई थी 2 साल के बॉन्ड के लिए, तो वहाँ पर भी नज़र रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। पीसीई डेटा जो आएगा कल वो देखेंगे। अब फिलहाल के लिए 2 रेट कट्स इस साल और 1 अगले साल के लिए प्राइसिंग किया हुआ है। आज ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स, जीडीपी रीडिंग्स, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स आएंगे यूएस से, और काफ़ी सारे फेड के ऑफिशियल्स का डेटा की जो बयान है वो आएंगे। फिलहाल के लिए हैंडओवर थोड़ा सा मिला जुला है, मगर ये जो ट्रंप टैरिफ्स है और तेल, इन दोनों पर नजर रखने की जरूरत है। तेल ठंडा पड़ गया भाई साहब, ब्रेंट का भाव स्क्रीन पर आएगा। मैंने ट्यूसडे को छोड़ के गए थे स्टॉक मार्केट वाले 74.8 पे, 72.8 पे है, $2 नरम पड़ गया है कच्चा तेल। बढ़िया क्यों है? कल जब मैं ऐसी बैठे देख रहा था दुनिया में क्या चल रहा है, तो कल एशिया में 2 मार्केट गजब करे हुए थे। एक था हैंगसेंग 3-3.5%, दूसरा शंघाई 1% उछला हुआ, बाकी फ्लैट थे। दरअसल हांगकांग ने कल अपना बजट प्रेजेंट करा था जिसमें उन्होंने एआई हब बनाने के लिए $1 बिलियन हांगकांग डॉलर्स का आवंटन करा, इसीलिए इस तरह की तेजी बनी हुई थी। तो दिमाग में ऐसे ही डीप सीक का चैटबॉट रिलीज करा था 10 जनवरी को, तब से लेकर अब तक के रिटर्न्स दिखाता हूं आपको। उसी दिन से शंघाई ने लो बना के तेजी करना शुरू कर दी थी, 7.5% 10 जनवरी से शंघाई के रिटर्न, शंघाई कंपोजिट के। हैंगसेंग ने मंडे को रिएक्ट करा था, मंडे के लो से 27.5% के रिटर्न्स थे, और हम 2-2.5% गिरे। जब से वो एआई के अनाउंसमेंट्स हुए हैं, देखिए किस तरह से शंघाई देखने का नहीं, शंघाई में फॉरेनर्स का रिस्ट्रिक्शन है पैसे के फ्लोज का, इसीलिए हैंगसेंग को तवज्जो दिया जाता है, पैसा वहां जाता है। ये है हैंगसेंग का आउट परफॉर्मेंस जब से वो 10 जनवरी का चैटबॉट रिलीज हुआ था डीप सीक का। इस तरह का मैसिव आउट परफॉर्मेंस बना हुआ है। पैसा वो बना के देंगे तो हिंदुस्तान लूज करेगा, यही दिक्कत हमारे को सता रही है। खैर, वीरू गए थे वीकेंड के लिए, लौट के अब आए थर्सडे को। मैं बताता हूं क्यों, जरा एक वीडियो दिखाइएगा। ना फुल फ्रेम में ऑडियो खोलिए। ये भाई साहब पहाड़ों से चलते हुए नोएडा आने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसे देखे पहुंचे थर्सडे सुबह। क्या हाल है? वेलकम बैक भाई साहब। अच्छा, अब मार्केट्स का कहूं, फ्राइडे ट्यूसडे के सेशन की चर्चा तो कर रहे हैं हम लोग, पर याद है कि मार्केट्स ये भी बात सोच के चल रहे थे कि एक दिन छुट्टी रखी है सामने, और उसके बाद जब लौट के आएंगे तो निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी खड़ी है, तो इसीलिए भी शायद दायरा बंद बाजार होगा। वीरू, बिल्कुल जब लास्ट अपना कन्वर्सेशन हो रहा था तब बाजार के लिए दिक्कत की बात हुई थी आईटी। मूड बिगाड़ने का काम वो इंडेक्स कर सकता है, और उसके बाद से आईटी का पेन बढ़ता ही चला गया और मूड खासा बिगड़ा भारतीय बाजारों का। वेलकम बैक, वापस वहीं से उठाते हैं। अब समीकरण दिख कैसे रहे हैं, मूड माहौल है कैसा? गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग हॉर्बस। देखिए आशीष, उस दिन क्या बात हुई थी हमारी,
निफ्टी बैंक सरकने को तैयार नहीं था। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सिर्फ 27 जनवरी को निफ्टी का लो था 22,800 और हम 22,800 से अब 300 पॉइंट नीचे आज इस तारीख में। और निफ्टी बैंक का उस दिन लो था 47,800, हम अभी भी उस पॉइंट से 800-900 पॉइंट ऊपर है। तो 22,800 पे थे, ये चीज क्लियरली विजिबल थी कि मार्केट कोलैप्स तो हो रहा है, बट इंडेक्स को कोलैप्स करेगा कौन? उस दिन हॉर्मोज की टिप्पणी भी बहुत शानदार थी, जो उन्होंने ब्याज दरों का जिक्र किया था। और उस दिन हमारी बात यही हुई थी कि बिलो 22,800 कोई चीज अगर निफ्टी के डाउन साइड को स्पॉन्सर करेगी तो वह है निफ्टी आईटी। 40,800 के आशीष नीचे अब तक 1600-1700 पॉइंट खिसक चुका है। तो स्पॉन्सर किया इसने। तर्क संगत अब यह है कि क्या शॉर्ट करना है, कहां शॉर्ट करना है, यह बड़ा क्रिटिकल है। आज के सेशन को आपने बिल्कुल सही कहा आशीष, टिप्पणी जो आपने थोड़ी देर पहले करी कि वो एक्सपायरी का इंपैक्ट था कि बाजार ने एक पुल बैक लिया और एटलीस्ट 22,500 को डिफेंड किया। क्यों, समझाता हूं मैं अभी। वो इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स में आपको समझ में आ जाएगा। लेके आइए इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स। देखिए एफआईएस की कैश में सेलिंग बदस्तूर जारी है और लास्ट सेशन में भी यानी ट्यूसडे को भी उन्होंने इतना ही माल बेचा कैश में, लगभग 35-29 करोड़ रुपए का। 3,030 करोड़ रुपए की डीआईएस की बैंक थी। इंडेक्स एफआईएस ने नहीं बेचा, 107 करोड़ रुपए का बाय किया। लॉन्ग शॉर्ट इक्वली पैरेलली अलाइंड थे, 7200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, शॉर्ट किए 5900 कॉन्ट्रैक्ट। और जो आप बात कर रहे हैं ना कि क्यों नहीं गिरा, छुट्टी थी, ठीक है, एक दिन की छुट्टी थी, तो आपके पास वो टाइम वैल्यू खाने का मौका था। तो इसीलिए आपको एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट्स में नजर आएगा कि 18,10,000 पुट शॉर्ट की उन्होंने। तो 22,500 पे पुट शॉर्टिंग थी कंसिडरिंग दिस वेडनेसडे हॉलीडे, ठीक है, बट उसका टेस्ट आज भी हो जाएगा। निफ्टी की प्लेसमेंट देखते हैं हम। इस दौर की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं और कॉल आइटर्स कहां पे प्लेस्ड है? 22,600, 700, 800। मोर प्रिसाइसली आशीष, जो बड़े कॉल आइटर्स प्लेस्ड हैं वो है 22,700 पे। ये आपकी स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है। 53 लाख कॉल बिकी यहां पर और 1.5 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई। और नीचे 22,500 के पुट में 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है, लेकिन नीचे के पुट्स ओवाई लूज कर रही हैं। लेके आइए पिरामिड्स। पिरामिड्स में क्लियरली विजिबल है क्या शॉर्ट करना है, कहां शॉर्ट करना है, तर्क संगत कहां पे। ये नहीं कि 22,500 पे आपने निफ्टी को शॉर्ट कर दिया, नो, नॉट एग्जैक्टली। बड़े कॉल आइटर्स के जोन जहां जहां पर हैं वहां पे शॉर्ट लीजिए। अब यहां पे आपकी स्क्रीन पे क्या है, 22,700, 800 की कॉल सबसे बड़े आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती हैं। और एक और चीज, पिछले 20 दिन के, 1 महीने के, 2 महीने के निफ्टी के चार्ट्स को जाकर रीड कीजिए। अ शॉर्ट ट्रेड क्लोजर टू 10 नेमा, 10 दिन के एवरेज के आसपास का जो शॉर्ट ट्रेड है वो सबसे बेस्ट होता है, ऑप्टिमम होता है। लेवल्स लेके आइए स्क्रीन पे। अगर आपके पास, आपने इस छुट्टी के बीच में शॉर्ट को कैरी करने का रिस्क लिया है तो ठीक है, अदरवाइज कैसे अप्रोच करें, लिखे आइए RS1 की ट्रैजेक्टरी। RS1 शॉर्ट ट्रेड बेटर होगा, बेस्ट होगा क्लोजर टू 22,661, 741 और इवन शॉर्ट्स विल वर्क बिलो 806। 806 अगर निफ्टी क्रॉस करता है, यानी 2 कॉल आइटर्स के जोन को क्रॉस करता है, तब अ स्विंग टुवर्ड्स 937 पॉसिबल। बट मैं 806 की ट्रैजेक्टरी के नीचे हर राइज पे शॉर्ट करने की बात कह रहा हूं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो मैंने बात 2 कही, क्लोजर टू 10 डेमा एंड क्लोजर टू कॉल आइटर्स जोन, वहां पे टेस्ट कीजिए, वहां पे शॉर्ट कीजिए। लेके आइए बेस। सारे शॉर्ट ट्रेड्स को, चाहे वो एग्जिस्टिंग हो या फिर ड्यूरिंग द डे अगर आप ओपन कर रहे हैं आशीष, तो आपको बेस 1 पे उसको कवर करना है हर सर्कमस्टेंसेस में, कंसिडरिंग एक्सपायरी 22416, 22450 एंड 358। बट याद रखिएगा, क्लोजिंग बेसिस पे अगर हमने इसको तोड़ दिया, पहला बेस जो है 358, 416, आशीष एक बड़ी बात कहूंगा यहां पे, अगर हमने क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ दिया तो निफ्टी अपने आप को प्रिपेयर करेगा एक बड़े एवरेज के लिए जो है वीकली चार्ट्स पे। दैट्स 100 वीक एक्सपोनेंशियल विंग एवरेज, जो कि अलाइंड है 22,048 पे। कमेंट्री जब डिटेल्ड स्क्रीन पे रखूंगा तो उसमें मेंशन है वो। बट ऐसे अप्रोच करिए निफ्टी को। निफ्टी बैंक अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर आप देखें, जो थ्रस्ट निफ्टी को शॉर्ट करने में मिल रहा है वो निफ्टी बैंक पे नहीं मिल रहा है। बेटर होगा एक अच्छे जोन पे शॉर्ट करें। एक चीज याद रखिएगा, HDFC बैंक टेकिंग सपोर्ट एट 200 डे एक्सपोनेंशियल विंग एवरेज, कोटक डूइंग वेल, इंडसइंड बैंक डूइंग वेल। आज का यक्ष प्रश्न होगा, या फिर यहां से आगे चलते हुए SBI क्या करता है। आशीष, अगर SBI 700 का घर तोड़ गया तो अगला प्रेशर निफ्टी पर, निफ्टी बैंक पर ये जनाब लेके आएंगे। तो कीप अ क्लोज आई ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड एंटायर PSU बैंकिंग स्पॉट। लेके आइए पिरामिड्स को। 49,000 पे सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल आइटिंग है,
वो क्लियरली इंडिकेट करती है कि जनाब अगर आपको शॉर्ट करना है इस इंडेक्स को तो क्लोजर टू 49,000 शॉर्ट करिए, वो ज़्यादा तर्कसंगत ट्रेड होगा। बाकी 48,500, 48,200, 48,000 सारे पुट राइटर्स डोमिनेटेड जोन है। तो लेके आइए लेवल्स RS1। शॉर्ट ट्रेड बखूबी अगर निफ्टी बैंक पे काम करेगा लीस्ट रिस्क के साथ तो वो है क्लोजर टू RS1। क्या है ये? 49,000 कॉल राइटर्स का जोन, 48,835 और 49,088। इसके ऊपर शॉर्ट मत करिएगा। इसके ऊपर अ स्विंग टुवर्ड्स 337, 547 एंड 671 पॉसिबल, बट RS1 के नीचे और के नजदीक शॉर्ट कीजिएगा और उन सभी शॉर्ट्स का टारगेट बेस 1 होगा आशीष। क्यों? क्या दिखा हमने? 48,500 की पुट बिकी हुई है, 48,800 की पुट बिकी हुई है, 48,000 की पुट बिकी हुई है, तो इस जोन पे आके कवर करिए। बट फिर जो मैंने निफ्टी के केस में कहा, निफ्टी बैंक के केस में कह रहा हूं, अगर हम बेस 1 तोड़ गए और SBI 700-690 का जोन तोड़ दिया तो निफ्टी बैंक का स्ट्रक्चर भी कोलैप्स हो जाएगा और इन दैट केस फ्रेश शॉर्ट टुवर्ड्स 47,707 एंड 613 विल वर्क। आशीष। ओ भाई साहब, क्विकली आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज, लेवल्स वॉच आउट करिएगा। NBFC रडार पे रहेंगे, बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम, श्रीराम फाइनेंस वगैरह वगैरह। मैंने कुछ प्रोमिनेंट नाम ले लिए क्योंकि 2023 नवंबर में शक्तिकांता दास साहब के अंदर RBI ने रिस्क वेटेज बैंक जो यानी कि पैसा आवंटन करते थे इनको NBFCs को, वो बढ़ा दिया था। अब फाइनली वो वापस अपने पुराने स्टेट पे रिस्टोर होगा 100% पे, यानी कि रिलीफ मिलेगी NBFCs को हायर बोरोइंग कॉस्ट से, और फिर इनके लिए जब सस्ता होगा मामला तो पास ऑन करने में आसानी होगी। अच्छी खबर, ट्रम्प साहब ने स्टील और एल्यूमिनियम पे लगा दी थी टैरिफ। इस बीच धमकी दी है कॉपर की बारी आ गई है, और वही हॉवर्ड लुटनिक जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं उनको बोला गया है गणित करके तैयार रखें, 2 तारीख से अपन लगाएंगे। तो मतलब वो ले दे के रेसिप्रोकल का हिस्सा है। अब ये इसमें कॉपर भी इंक्लूड कर दीजिए, इसमें भी टैरिफ लगाने की तैयारी हो रही नहीं हो रही पता नहीं, इस पर अब काम शुरू कर दिया गया। अल्ट्राटेक सीमेंट की बोर्ड मीट में इस ग्रुप में ग्रासिम ने पेंट में उतरा था। इवेंचुअली पेंट की क्या स्थिति है इस समय आप जानते हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम अपने वैल्यू चेन का फुटप्रिंट्स और बढ़ाना चाहेंगे, वायर्स और केबल्स के धंधे पे उतरेंगे, 1800 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। तो अल्ट्राटेक के लिए पता नहीं कितनी अच्छी खबर कि सीमेंट में काम करती थी, वैसे ही सीमेंट में टसल चल रहा है, बड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है। बाजार कैसा वैसे स्टॉक ठंडा हो चुका है हाई से अच्छा खासा। दूसरी तरफ इसके जो केबल्स और वायर सेगमेंट के सारे प्लेयर्स हैं, कोई पॉलीकैप, KEI, RR कबेल, हैवेल्स, फिनोलेक्स केबल, सब रडार पे रखिएगा। ये पूरी इंडस्ट्री आज रडार पे रहेगी इस कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी के बढ़ने के चलते। एक्सिस बैंक रिपोर्ट कहती है कि अपने NBFC धंधे को एक्सिस फाइनेंस के मेजॉरिटी स्टेक बेचने की शायद ये तैयारी कर रहे हैं, $1 बिलियन के आसपास के वैल्यूएशंस पे। पहले ये वैल्यू अनलॉकिंग IPO के थ्रू होनी थी, शायद बाजार की स्थिति को देखते हुए शायद अब प्राइवेट सेल ऑफ की तैयारी हो रही है। भारतीय एयरटेल, अपन परसों ही बातचीत कर रहे थे, वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट सजेस्ट करनी थी टाटा ग्रुप के साथ DTH कारोबार के विलय की तैयारी। भारती ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट एक्सचेंजेस पे दे दिया है, हाँ हमारी बातचीत चल रही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स रडार पे रहेगा भाई। आने वाले वेडनेसडे को बोर्ड मीट है, डिविडेंड डोल आउट पे, बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज हैं। कुछ सौदा जब सीधा सौदा में उतरेंगे तो उसमें बातचीत कर लेंगे, और उसके बाद सुबह के शो मॉर्निंग मुनाफे की तैयारी में होती रहेगी बातचीत। लेकिन ये इंपॉर्टेंट थे जो अपफ्रंट बता दिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी।